नमस्कार। न्यूज़ ऑफ स्टेट्स के खास प्रोग्राम एजुकेशन एंड सोसाइटी में अरुण कुमार जी का स्वागत है। अरुण कुमार जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमें समय दिया आपने। जी, धन्यवाद सर, प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक छोटी सी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे आपसे। जी सर। शिक्षा क्या है आपकी नज़र में? शिक्षा का साधारण सा अर्थ है मन का विस्तार, इनलार्जमेंट ऑफ द माइंड। भारतीय साहित्य के अनुसार, भारतीय शास्त्रों में कहा जाता है सा विद्या या विमुक्ति, अर्थात विद्या उस धन का नाम है जो एक मानव के सर्वांगीण विकास की आधारशिला तैयार करती है। शिक्षा का प्रधान उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण, चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण। ठीक है, शिक्षा का ये जो आप शिक्षा के छोटे से इतनी बड़ी परिभाषा को छोटे 2-4 वर्ड में बताएं तो ये हमारे लिए भी अच्छा है। दूसरी क्वेश्चन आपसे है कि वर्तमान शिक्षा नीति और जो देश हमारा गुलाम था ब्रिटिश शिक्षा नीति, दोनों में क्या अंतर है? जी धन्यवाद। ये ऐतिहासिक सवाल आपने पूछा है। यह एक राष्ट्र का सवाल है, ये पूरे संपूर्ण भारत का सवाल है और इस सवाल पूछने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा नीति का सूत्रपात या इसको सर्वप्रथम 1835 के भारत अधिनियम में विलियम लॉर्ड बेंटिक के काल में लॉर्ड मैकाउले भारत में आधुनिक शिक्षा नीति लागू करने के लिए जनक माने जाते हैं। लॉर्ड मैकाउले ने सबों को एक सामान्य सेकुलर मोड पर सबों के लिए शिक्षा देने का भारत के इतिहास में प्रथम समय सूत्रपात किया। परंतु इस ब्रिटिश शिक्षा नीति का मूल उद्देश्य भारत के सर्वांगीण विकास या भारतीयों में जागरण और जागृति पैदा करना नहीं था, बल्कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक और उनकी जो औपनिवेशिक नीतियां थी उनको फुलफिल करना था, न कि भारत में शैक्षिक क्रांति को लाना सुनिश्चित करना था। जहाँ तक ब्रिटिश भारत और आज़ाद भारत के शिक्षा नीति में अंतर की बात है, तो आज़ाद भारत और ब्रिटिश भारत के शिक्षा नीति के बेसिकली में मूलता में कोई अंतर नहीं है। जो गुलाम भारत या ब्रिटिश भारत के काल में जो शिक्षा नीति अपनाई गई, वही शिक्षा नीति थोड़ी बहुत बदलाव के पश्चात आज़ाद भारत में भी लागू की गई। ब्रिटिश काल के दौरान लागू की गई सबों के लिए समान शिक्षा नीति से मुख्यतः आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न लोगों ने लाभ लिया। चूंकि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में संपूर्ण शैक्षिक क्रांति करना नहीं था, बल्कि अपनी कंपनी के लिए सस्ते सैलरी पर, कम सैलरी पर ब्यूरोक्रेसी में ईस्ट इंडिया कंपनी में कर्मचारियों की भर्ती करना था जिनको अंग्रेजी साहित्य, अंग्रेजी जानकारी हो। परंतु आज़ाद भारत में भारत की सभ्यता, संस्कृति के साथ साथ भारत की साहित्यिक जो स्पिरिट है उसके अनुसार कोई शिक्षा नीति का परिवर्तन नहीं होता है। हम 1950 से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। संविधान लागू होने के पश्चात हमारी राष्ट्रीय सरकार ने, अपनी सरकार ने बहुत जोर दिया शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर बहुत जोर दिया, परंतु हमारी आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी कि शिक्षा में विशेष निवेश किया जाए और इसका प्रभाव ये देखा गया कि आम लोग शिक्षा से नहीं जुड़ पाए। धीरे धीरे शिक्षा के प्रति जब जागरूकता बढ़ने लगी और काफ़ी आम लोग जो बॉटम रूट लेवल पर थे, जो डाउन ट्रोडन लोग थे, जो आज तक शिक्षा से वंचित रहे,
वे लोग जब शिक्षा ग्रहण करने उनमें जब रुचि आने लगी, वे पढ़ने के लिए इंटरेस्ट पैदा किया और सरकार ने बहुत सा योजना प्रारंभ की, भारत सरकार ने। तो एक अच्छा मतलब आम लोग पढ़ने लगे, एक शिक्षा में इसका परिणाम हुआ कि शिक्षा लिटरेसी रेशियो भारत का बहुत तेज़ हो गया। और लेकिन आप आगे देखेंगे कि 1990-91 में हमारे देश के शिक्षा नीति में एक व्यापक परिवर्तन आता है, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, मतलब मेरे मन में भी ये बात है और आप शिक्षक भी है जी, एक्टिविस्ट भी हैं, तो आपसे जानना चाह रहे हैं जी, हमारी जो शिक्षा नीति है जी, सही में मजबूत है या कमज़ोर है? एक उदाहरण बता रहे हैं आपको। जी, जी, जैसे कोई भी बच्चा इंजीनियर पास करता है आज के जी, ज़माने जी, में, जी, जी, यदि उसका प्लेसमेंट ना हो जी, तो उसको जॉब मिलने में जी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। जी, फिर उसको अपना ट्रेन चेंज करना पड़ता है, जी, फिर सेल्स मैनेजर जी, या दूसरे कोई सेक्टर में जाके अपना जी, जीविका को उपार्जन करना पड़ता है। जी, तो शिक्षा नीति में कहाँ कमी है जी, कि उतने उनको इंजीनियर की डिग्री मिलने के बाद, जी, इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी जी, जी, जिस सब्जेक्ट में पढ़ा उस सब्जेक्ट में उसको काम ना मिलता है और उसमें क्या कि वो कुछ कर भी नहीं पाता है। इसमें क्या कमी आपको दिखता है? जी, वहाँ कमी है। बहुत अच्छी। जी, जी सर, इसके पहले हम फोकस डालना चाहेंगे। आपका जो प्रश्न है बहुत सारगर्भित है, बहुत कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, लेकिन इसके पहले आप देखेंगे हम लोगों ने चर्चा किया कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य है राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, परिवार निर्माण। और समाज और परिवार निर्माण के लिए योग्यतानुसार रोजगार अनिवार्य है। और भारत की जो शिक्षा नीति है इसमें कुछ खामियां हैं। खामियां ये है कि भारत की शिक्षा नीति का जो मूल उद्देश्य खास करके 90-91 के बाद प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बाद एक फंडामेंटल चेंजेज आता है। 80 के पहले एम्प्लॉयमेंट की भारत में कोई समस्या नहीं थी। 80 के दशक के पूर्व भारत में एम्प्लॉयमेंट, खास करके जो एजुकेटेड लोग थे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट का कोई समस्या नहीं थी। बहुत ऐसे लोग थे जिनको एक से अधिक ऑफर मिलती थी। लेकिन 80 के बाद से एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। तो इस पे तो जनसंख्या भी दायी हो सकता है। इसके लिए जनसंख्या उत्तरदायी हम नहीं मानते हैं। बहुत से लोग मानते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री, आधुनिक समाजशास्त्री, आधुनिक वैज्ञानिक, शिक्षाविद इसको मानते हैं कि जनसंख्या जिम्मेदार नहीं है। हमारे दृष्टिकोण से जनसंख्या जिम्मेदार नहीं है, हमारी दृष्टिकोण से हमारी नीतियां जिम्मेदार है। सबसे पहला बात है कि यह जो शिक्षा नीति है यह मूल्य आधारित शिक्षा नीति है ही नहीं। इस शिक्षा नीति का जो उदारीकरण, खास करके 90-91 का उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के बाद जो प्रभाव पड़ा है, शिक्षा आज़ाद भारत में सर्वप्रथम पहली बार क्रय विक्रय की वस्तु बन गई है। शिक्षा व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, समाज विकास के लिए केंद्रित होता है, परंतु शिक्षा क्रय और विक्रय का एक वस्तु बन गया। जितनी मोटी रकम हम निवेश करते हैं उतनी बेहतर एजुकेशन मिलती है, जबकि हाँ मतलब शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया। कमर्शियलाइजेशंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स ऑफ इंडिया इज द रियल इविल टू ऑल द प्रॉब्लम्स, व्हाट आई थिंक। जहाँ तक जनसंख्या की बात है, ये सत्य बात है कि भारत की आबादी 130 करोड़ के आसपास होने जा रही है। जनसंख्या रोजगार के लिए जिम्मेदार नहीं, जनसंख्या ये बेरोजगारी के लिए हमारी नीतियां जिम्मेदार है। अगर पॉपुलेशन जिम्मेदार बेरोजगारी के लिए होता तो भारत की कुल जीडीपी का या संपूर्ण संसाधन का मोर देन 70% ऑफ द टोटल जीडीपी भारत के मात्र 1% लोगों के हाथों में केंद्रित है। ये भारत की ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जनसंख्या जिम्मेदार है। अगर जनसंख्या जिम्मेदार तो इतना रिसोर्स कुछ ही लोगों के हाथों में सेंट्रलाइज होगा तो समाज का, राष्ट्र का विकास रुकना स्वाभाविक है या प्राकृतिक रूल है। जनसंख्या जिम्मेदार अब जो नहीं मान रहे हैं, सपोज
10 फैक्ट्रियाँ इंडिया में हैं, जी, ठीक है जी 10 फैक्ट्रियाँ में 1980 से पहले जी मतलब 1000 व्यक्तियों का आवश्यकता थी, जी ठीक है। जी। उस समय पढ़े लिखे आदमी भी 1000 ही थे जनसंख्या के उस जी। अनुपात में। जी 80 के बाद कंपनियां बढ़ी, जी। सपोज कंपनियां 100 से 200 हुई, जी मतलब एम्प्लॉयमेंट आपका 1000 से 2000 होगा या 3000 होगा। जी लेकिन जी 80 से 90 के बाद जनसंख्या भी बढ़ी और एजुकेटेड आदमी की संख्या भी बढ़ी। जी तो यदि 3000 वैकेंसी 2000 वैकेंसी के लिए 2000 आदमी था उस समय, जी। तो अभी 3000 वैकेंसीज के लिए 50,000 आदमी कतार में, तो वैकेंसी तो 3000 ना फुलफिल होगी, अब बाकी 47,000 तो बाहर रहेगी। तो जनसंख्या जिम्मेदार है कि नहीं इस मायने में? देखिए एक सर, भारत के संविधान में भारत को एक वेलफेयर स्टेट डिक्लेयर किया गया है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट टू टेक ऑल स्टेप्स in the interest of the common welfare of the common people of India। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है उस हिसाब से पढ़े लिखे लोगों की संख्या में भी वृद्धि आई है। उस हिसाब से हमें देखा जाए कि हम कितना रोजगार उत्पादन करने में सक्षम रहे हैं। जनसंख्या एक रिसोर्स है, जनसंख्या एक अभिशाप नहीं है। बहुत सा कंसेप्ट गलत है। एडम स्मिथ का कंसेप्ट भी आधुनिक भारत के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि भारत विश्व का एक अनोखा राष्ट्र है जिसकी अपनी एक समृद्ध परंपरा है, समृद्ध साहित्य है, समृद्ध और रिच इतिहास है। जिस समय यहाँ लोग साधना और ग्लैंड्स की बात करते थे उसमें तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग बेहतर तरीके से वस्त्र भी पहनना नहीं जान रहे थे। परंतु यहाँ सवाल ये है, जनसंख्या प्रॉब्लम नहीं है। पॉलिटिशियंस ये बात कहते हैं, कुछ पॉलिटिशियंस कहते हैं, लेकिन आप देखें जिस हिसाब से चूंकि सभी टैक्स देते हैं, ऑल आर टैक्स पेयर, कोई ऐसा नहीं है कि जो टैक्स पे नहीं करता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो टैक्स पे नहीं करता है, सभी टैक्स पे करते हैं। और सबों को संविधान में खास करके अनुच्छेद ये आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की जो बात करता है, उसमें क्या है कि भाई फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसके लाइवलीहुड की गारंटी होना अनिवार्य है। जीविकोपार्जन के बिना कोई व्यक्ति, स्टूडेंट पढ़ता है, इंजीनियरिंग करता है, मेडिकल करता है या कोई डिग्री हासिल करता है या बहुत कठिन परिश्रम करके 10 साल 5 साल या वर्षों तक कमर तोड़ करके जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करता है, वैसी स्थिति में अगर उनकी नौकरी नहीं होती तो कहाँ जाएगा? सवाल है कि सभी नागरिक हैं, सरकार की निगाह में सभी नागरिक हैं और सभी नागरिकों को योग्यता अनुसार रोजगार उसके सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है और हम रोजगार उत्पादन करने में सक्षम है। आज तक कृषि का जो संवैधानिक प्रावधान है, कृषि को कॉपरेटिव जो कृषि में कृषि का आज तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया है, कृषि का औद्योगिकरण नहीं हो पाया है। आज भी भारत की संपूर्ण आबादी का 60% आबादी कृषि पर पूर्णतः डायरेक्ट निर्भर है। Directly about 60% of the total populations of current India are directly dependent on agriculture sector, and agriculture sector of India is the backbone of economy of India। and ठीक है, तो यहाँ पर है कि रोजगार उत्पादन करने, रोजगार क्रिएशन के स्थान पर हम जिस हिसाब से शिक्षित ग्रेजुएट मास्टर डिग्री होल्डर का जो रेशियो बढ़ रहा है, उस हिसाब से हम रोजगार देने में विफल रहे हैं। असफलता हमारी है, हमारी मध्य प्रशासन की है, सरकार की, हमारी स्टेट की नहीं, मतलब स्टेट बोलेंगे तो वही आता है, स्टेट बोला जाता है। चलिए ठीक है, संविधान की बातों को समझा मैंने कि भाई जनसंख्या को जिम्मेदार आप नहीं मानते, नहीं, आप सरकार को दोषी मानते हैं। अगर जनसंख्या जिम्मेदार होती तो सबों के पास एक जो वितरण होना चाहिए, रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? धन और संपत्ति का रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? जो यह बात कहते हैं या कौन कहते हैं, जो
बड़े बड़े पूंजीपति होल्डर हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, ये अपनी जिम्मेदारी को फेंकने के लिए कि जनसंख्या जिम्मेदार है। उनसे सवाल किया जाए कि आपके पास इतनी संपत्ति कहाँ से आ जाती है? और कमाया उसने नहीं, ठीक है, उसने टैक्स पे किया है, जीडीपी का मतलब टैक्स सभी पे कर रहे हैं। आप टैक्स कितना पे कर रहे हैं? आप एक साबुन, एक गरीब आदमी चलो भी टैक्स पे करता है, एक साबुन खरीदा होगा तो 10 रुपये साबुन में 1 रुपया जी तेल में। तो जो पूंजीपतियां है देश में, जरूरत उसकी भी है। नहीं, जरूरत नहीं, आप जीडीपी कैसे बढ़ेगा? नहीं, एक जरूरत सबकी है, जरूरत सबकी है, तो लेकिन इससे अनुमान लगाया जाए कि मात्र 1% के पास जब चलिए हम लोग आज शिक्षा नीति में हम लोग अपने विषय को भटक रहे हैं। जी। आप एक बात बताइए कि जो नया शिक्षा नीति आई है जिसने मोदी सरकार ने लाई है, वो शिक्षा नीति कितनी सही है और क्या है उसमें, बताइए, 2 लाइन बताइए। देखिए, वर्तमान जो शिक्षा नीति है, जो मोदी गवर्नमेंट ने जो लाया है, यह शिक्षा नीति नई नहीं है, यह पुरानी जो शिक्षा नीति उसी का एक विस्तार है, एक्सटेंशन है। इसमें इस नीति का दृष्टिकोण ये है कि हम प्राइवेटाइजेशन को, मतलब प्राइवेट है ना, जो प्राइवेट कैपिटल है उसको एजुकेशन में हम निवेश करेंगे अधिक से अधिक, ताकि एजुकेशन का रेडिएशन हो, अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले। परंतु इस एजुकेशन पॉलिसी में इस एजुकेशन पॉलिसी से जो आम लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, जो आम लोग हैं, वह है ना, उसके लिए जो वर्तमान जो शिक्षा नीति है उसको एफर्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, यह बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अभी झारखंड में ही आप ले लें, बहुत सा हाईकोर्ट में भी रीट गया, सरकार के पास भी शिकायतें जाती है कि अभिभावक जो हैं, सभी अभिभावक, हर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाने के बजाय प्राइवेट स्कूल की ओर पढ़ाना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, बेहतर एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में मिलती है तो वहाँ जो लोग जाना चाहते हैं। अब क्या है कि हर कोई, एक आम आदमी, ये भी देखा जा रहा है कि एक सरकारी स्कूल का शिक्षक, इवन कि पारा शिक्षक या प्राइमरी स्कूल का शिक्षक, कोई भी शिक्षक का भी बच्चा अब सरकारी स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है, वो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। तो प्राइवेट स्कूल में फी बहुत है और आम लोग वहाँ एफर्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह कहना, कह पाना मुश्किल है कि आम लोग इस शिक्षा नीति से लाभान्वित होंगे। जो संपन्न लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको तो बेनिफिट तो मिलेगा। शिक्षा नीति जो नई है जी आ रही है या पुरानी है, जी स्कूल से अलग हो सकती है जी, पढ़ाने की पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन सिलेबस सेम होता है। देखिए सर, सिलेबस तो बना रही है ना सरकार। देखिए, सिलेबस बहुत उन्नत हो, बहुत उन्नत हो, बहुत डिवेलप्ड हो, ये मायने नहीं रखता। मैंने ये रखता है कि क्या सिलेबस स्कूल में कंप्लीट कराया जाता है छात्रों के लिए या नहीं, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज के खास प्रोग्राम एजुकेशन सोसाइटी में अरुण कुमार जी का फिर से धन्यवाद ज्ञापन करते हुए धन्यवाद। प्रोग्राम की समाप्ति यही करते हैं। नेक्स्ट